हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आप सबको बताया कि हमने एचएसएससी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एसटेट, यूजीसी नेट इन सब के लिए जो है कंप्यूटर साइंस का कॉमन जो है सिलेबस स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने पहला सब्जेक्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर चुके हैं, जिसके अंदर टाइप्स और आपके फंक्शंस, गोल्स वगैरह क्या होता है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर की। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होती हैं, सीपीयू शेड्यूलर क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस की स्टेट्स क्या होती हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम 6 क्लास में कवर अप कर चुके हैं। साथ में हम पूरा सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज 7th क्लास के अंदर हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों आप मेमोरी मैनेजमेंट को यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमने स्टार्ट किया अभी मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखो भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। प्रोसेस को मैनेज करने के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट बनाया गया है, मेमोरी को मैनेज करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट बनाया गया है, डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए डिवाइस मैनेजमेंट है, फाइल को मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो है मैनेजमेंट फंक्शंस हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऐसा तो है नहीं कि अकेला ही देख ले। जैसे एक कंपनी में कोई ओनर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और इन डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर होते हैं ताकि वो उसको मैनेज कर सकें। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या बना दिया, मैनेजर बना दिया, ताकि वो उनको अच्छे से देख सके, अच्छे से अपना काम को प्रॉपरली कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ये आपकी जो है, आप सबको पता है कि आपका मेन मेमोरी है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी मेन मेमोरी का साइज़ है वो छोटा होता है, आप सबको पता है, और सेकेंडरी मेमोरी का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी, ठीक है। अब जो आपका सीपीयू है, सॉरी, जब ये जो आपका सीपीयू है, ये इंटरफेस करता है मेन मेमोरी से, ना कि सेकेंडरी मेमोरी से। क्यों भाई? क्योंकि जो स्पीड होती है मेन मेमोरी की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है। अगर सीपीयू जो डायरेक्टली इंटरफेस करने लग जाए सेकेंडरी मेमोरी से, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो सीपीयू है वो आपका डील करता है तो मेन मेमोरी से, कैश मेमोरी से, रजिस्टर से। लेकिन कैश मेमोरी और रजिस्टर का जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब कौन सी प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगी, कौन सी प्रोसेस मेन मेमोरी से जाएगी, उसके बाद सीपीयू जो है किस तरीके से उनको मैनेज करेगा, सीपीयू जब किसी प्रोसेस की डिमांड करेगा वो मेन मेमोरी में होगी या नहीं होगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को कौन सी प्रोसेस को मेमोरी डी एलोकेट करवानी है, कौन सी को डी एलोकेट करवानी है, तो इसी वजह से हम यूज़ कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट का, ठीक है। तो चलिए मेमोरी मैनेजमेंट को डिटेल में देखते हैं। तो व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी क्या होती है, ठीक है। अब हमारी मेमोरी क्या है, अगर हम रियल लाइफ की बात करें भाई, अपनी बात करें, तो मेरी मेमोरी क्या है, हमारा माइंड है ना। अब हमारे माइंड में कितनी चीज़ें जाती हैं, कितनी उसके ऊपर से जाती हैं, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जितना पढ़ोगे आपकी मेमोरी उतनी ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ कंप्यूटर की भाषा में। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सम डेटा रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो 0 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शन मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरी में जो है मेमोरी को डिवाइड किया गया है। जैसे आपकी टेम्पररी मेमोरी हो गई, परमानेंटली मेमोरी हो गई, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर के जो डिवाइसेज हैं वो स्टोर करते हैं, तो परमानेंटली स्टोर करेंगे या टेम्पररी स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, नीड ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम डिटेल में कर चुके थे। मल्टी प्रोग्रामिंग कहती है कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस को आप मेन मेमोरी में उठाकर ला रहे हो, ताकि प्रोसेस जो है वो उनको जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में उठाकर लाना, ये आपका क्या कहलाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग। और जब से आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया है, तब से आपने सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना, ताकि सीपीयू आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो। किसकी वजह से हो रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से। तो सीपीयू कैन डायरेक्टली असेस द मेन मेमोरी। सीपीयू जो है वो डायरेक्टली किसके साथ असेस करता है भाई, मेन मेमोरी से, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रजिस्टर से और कैश से, ठीक है। प्रोग्राम ऑलवेज एग्जीक्यूट इन मेन मेमोरी, प्रोग्राम जो है वो हमेशा आपके मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं। तो साइज ऑफ मेन मेमोरी अफेक्ट ऑफ अ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग टू मोस्ट द एक्सटेंड। इफ द साइज ऑफ मेन मेमोरी इज लार्जर देन
सीपीयू कैन लोड मोर प्रोसेस इन द मेन मेमोरी। जो साइज है मेन मेमोरी का अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोसेस को हम लोड कर सकेंगे ताकि सीपीयू जो है जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करवा सके। अगर मेन मेमोरी का साइज कम है तो कुछ ही प्रोसेस को हम मेन मेमोरी में ला पाएंगे, ठीक है, एट द सेम टाइम। तो जो साइज है वो मेमोरी मेन मेमोरी का वो अफेक्ट करता है किस पे भाई, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पे। समझ में आया कैसे करता है? सेम टाइम एंड देयरफॉर विल इंक्रीज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एज वेल एज सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। वी कैन स्टेट दैट सीपीयू यूटिलाइजेशन विल बी इंक्रीज्ड, मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी जब मेमोरी का साइज और इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जितना मेमोरी का साइज इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन भी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई, ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो सीपीयू जो है वो डायरेक्ट किसके साथ डील करता है, तो कैश के साथ या रैम के साथ। यहाँ पे आपके रजिस्टर्स हो जाएंगे। ये आपका हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क का जो असेस करने का टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है। अगर सीपीयू हार्ड डिस्क को असेस करने लग जाए, सेकेंडरी मेमोरी को असेस करने लग जाए, तो उसको जो है बहुत टाइम यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है सीपीयू जो है कैशे से डील करता है, क्योंकि उसको असेस करने में बहुत कम टाइम लगता है। रजिस्टर को तो और भी कम लगेगा, और रैम को भी असेस करने का जो टाइम है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब इनका साइज़ छोटा होता है लेकिन असेस करने का टाइम भी कम होता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि साइज़ तो बड़ा होना चाहिए लेकिन जो असेस टाइम है वो कम लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ जी, अब देखो आगे। अब यहाँ पे देखो, ये आपके रजिस्टर्स हैं, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है। तो ये आपकी मेमोरी हिराकी होती हैं। तो सीपीयू का साइज सबसे कम होता है, फिर कैश मेमोरी का, फिर मेन मेमोरी का, फिर इन सब का साइज आगे आगे बढ़ता जाता है। लेकिन एसेस करने का टाइम भी जो है उसके अकॉर्डिंग, एसेस करने का टाइम सीपीयू रजिस्टर का सबसे ज़्यादा होगा, कैश मेमोरी का उससे कम होगा, फिर मेन मेमोरी का, फिर लास्ट में मैग्नेटिक टेप का जो असेस करने का टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये आपका लेवल 0, 1 और 2। अब यहाँ पर देखो रजिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, कैश मेमोरी फास्ट होती है, मेन मेमोरी भी आपकी क्या होगी भाई, फास्ट होगी। ये आपकी सारी की सारी इंटरनल मेमोरी के अंदर आती है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। मैग्नेटिक डिस्क स्लोअर होती है, ऑप्टिकल स्लो होगा, और मैग्नेटिक टेप वगैरह जो सिक्वेंशियल उसमें रहती हैं वो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्लो होंगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी में आ गई। तो वो जो पहले वाले थे ये आपके मेन मेमोरी में आ गए, और ये वाले आपके सेकेंडरी मेमोरी में आ गए। तो समझ में आया कि मेमोरी क्या है, बेसिक्स थोड़ा क्लियर हुआ। हाँ जी, अब आगे देखो, द मेमोरी हियरार्की डिज़ाइन इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप। दो टाइप में हमने डिज़ाइन को डिवाइड किया है। एक है आपका एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी, और एक आपका इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी। तो कंप्राइजिंग ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेस विच आर असेसेबल बाय द प्रोसेसर वाया इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। और इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या कहलाती है, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर। दिस इज डायरेक्टली असेसेबल बाय द प्रोसेसर, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब देखो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड द पार्ट ऑफ मेमोरी एंड रेस्ट इज यूज मल्टीपल प्रोसेस द टास्क ऑफ सब डिवाइडिंग द मेमोरी अमंग द वेरियस प्रोसेस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। वही है कि मेमोरी को मैनेज करना, कौन सी मेन मेमोरी में ला रहे हैं, कौन सी मेन मेमोरी को से भेज रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो process of controlling and coordinating computer memory, assigning portions known as block to various running program to optimize the overall परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। जब हमने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, जब हम प्रोसेस को लोड करवाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो प्रोसेस के को 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका स्टैक, फिर हिप है, फिर डाटा है, फिर टेक्स्ट है, ठीक है। अगर पूछ ले टेक्स्ट सेक्शन में क्या होता है, टेक्स्ट सेक्शन में आपके प्रोसेस की करंट एक्टिविटी होती है कि करंट आपकी प्रोसेस क्या कर रही है। हिप आपका डायनामिकली एलोकेट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कैलोक मैलोक हो गया। और स्टैक जो है वो आपका टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करवाता है। और डेटा जो होता है वो आपका ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल होता है, ठीक है, जो ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल को स्टोर करता है, ठीक है। क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ पर द साइज ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा सेगमेंट आर नोन एज कंपाइलेशन असेंबली इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये आपकी स्टैटिक मेमोरी आ गई, ये आपकी जो है डायनेमिक मेमोरी आ गई। हाँ जी, इसको इतना वो है नहीं। अब ये देखो भाई, ये आपका मेन है जो जहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेज है ना उसको आप एमएमयू कहते हो। अब एमएमयू का काम क्या होता है और क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो एमएमयू जो होती है यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होती है वो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच में क्या प्रोवाइड करती है, मैपिंग। मतलब मैपिंग करने का काम जो है वो आपका कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करती है, यानी कि दोनों के बीच में मैपिंग प्रोवाइड करती है। तो एमएमयू क्यों यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस को मैपिंग करवाने के लिए, ठीक है।
और यहाँ से आप समझ भी रहे होंगे सीपीयू के जो थ्रू जो एड्रेस जनरेट किया जाता है उसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, और फिजिकल मेमोरी के थ्रू जो एड्रेस जनरेट किया जाता है उसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी। अब पार्टीशन एलोकेशन मेथड इन मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में जो पार्टीशन एलोकेशन मेथड है वो देख लो। पहले होता है सिंगल कंटिग्यूअस एलोकेशन। अब सिंगल में क्या होगा, सिंगल में देखो ये आपका एक तो पार्टीशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि फिक्स रहता है, ठीक है, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है इसको एक बना दिया है, ठीक है, तो ये होता है आपका सिंगल पार्टीशन। मल्टीपल पार्टीशन में क्या होता है कि मल्टीपल ब्लॉक होते हैं, ठीक है, फिक्स साइज के, कि कौन सी एक प्रोसेस यहाँ आ गई, दूसरी यहाँ आ गई, तीसरी यहाँ आ गई, तो ये जो है ये आपका मल्टीपल ब्लॉक हो गया, ठीक है। और पेजेस में क्या होता है, पेजेस में जो है डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब प्रोसेस भी ना होके पर इस तरीके से पेजेस में डिवाइड कर दिया गया। जैसे एक प्रोसेस में 10 पेज हैं तो इस तरीके से जो है कुछ मेन पेजेस यहाँ पर आ गए और कुछ वहाँ पर रह गए, ठीक है, इस तरीके से पेजेस में डिवाइड किया जाता है। और सेगमेंट में जो है हम डिफरेंट सेगमेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब देखो फिक्स पार्टीशनिंग। फिक्स पार्टीशनिंग आपकी क्या कहते हैं, द अर्लियर एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक विच कैन बी यूज टू लोड मोर देन वन प्रोसेस इनटू द मेन मेमोरी इज फिक्स पार्टीशनिंग या कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो आप सबको पता है कि देखो आपकी दो तरीके की मेमोरी लोकेशन होती है, एक होता है कॉन्टिग्यूअस और एक होता है नॉन कॉन्टिग्यूअस। नॉन कॉन्टिग्यूएशन होता है आपका पेजिंग और सेगमेंटेशन, और कॉन्टिग्यूअस में आपका क्या आ जाएगा कि जो आपके फिक्स साइज हैं और आपका जो डायनामिक है वो आ जाएगा, ठीक है। तो in this technique main technique is divided into two different sizes. The operating system always reside in the first partition. Other partition can be used to store user process, ठीक है। तो जो पहला पार्टीशन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व रहता है और बाकी जो है अदर प्रोसेस के लिए रहेंगे, ठीक है। तो मेमोरी असाइन द प्रोसेस इन द कंटिन्यूअस वे, मतलब यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यूअस वे में जो मेमोरी को अलोकेट किया जाता है, ठीक है। अब फिक्स पार्टीशन में क्या होता है, पार्टीशन कैन नॉट ओवरलैप, पार्टीशन जो है वो ओवरलैप नहीं करते, प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यूअसली प्रेजेंट इन द पार्टीशन फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब देखो आपकी देखो यहाँ पर अगर आप फिक्स पार्टीशन यूज़ करते हो ना तो दो तरीके की फ्रेगमेंटेशन आती हैं। एक आता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और सेकंड आता है आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि जैसे यहाँ पर ये देखो आपने ना ये ब्लॉक लिया है, ठीक है, ये यहाँ पर 100 KB का ब्लॉक है और ये आपका जो है 50 KB का ब्लॉक है और ये आपका 60 KB का ब्लॉक है, ठीक है। सपोज करो प्रोसेस P1 आई 80 KB के ब्लॉक की, तो यहाँ पर 80 KB जो ब्लॉक है वो फिक्स रह गया और 20 KB जो है वो यहाँ पर क्या हो गया भाई, फ्री बच गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो है P2 आई जो कि 40 की थी तो 10 KB का ब्लॉक यहाँ पर फ्री हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो है तीसरी प्रोसेस आई 30 KB की, यहाँ पर जो है 30 KB का फ्री रह गया। तो इस टाइप की जो मतलब साइज से जो छोटी प्रोसेस आ जाती हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो इंटरनल मेमोरी फ्रेगमेंटेशन है वो आ जाती है कि इंटरनली जो मेमोरी है वो आपकी क्या हो रही है भाई, वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थ्योरी देखो भाई, द साइज ऑफ प्रोसेस इज लेसर देन, जो साइज है प्रोसेस का वो छोटा है किससे भी, टोटल साइज ऑफ पार्टीशन, जो मतलब हमने पार्टीशन किया है ना उससे जो प्रोसेस का साइज है वो क्या है, छोटा है, ठीक है। उसकी वजह से जो पार्टीशन होता है उसकी वजह से वो जो मेमोरी है वो हमारी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, रिमेन अनयूज, जो कि कभी यूज़ नहीं की जाती। दिस इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी और कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो आप इसको वेस्टेज ऑफ मेमोरी या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहोगे, ठीक है। हाँ जी। आप देखो लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई ये नहीं कर रहे, इससे पहले ये देखो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। इंटरनल देख लिया, अब एक्सटर्नल देखो। द टोटल एंड यूज स्पेस ऑफ वेरियस पार्टीशन कैन नॉट बी यूज टू लोड द प्रोसेस इवन थ्रो देयर इज अ स्पेस अवेलेबल बट नॉट इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोसेस मतलब आपके पास जगह तो है लेकिन वो एक कंटिन्यूअस फैशन में नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है एक यहाँ पर देखो भाई जैसे यहाँ पे 10 KB यहाँ पे खाली है और 50 KB यहाँ पर खाली है और एक प्रोसेस आई जो 60 KB की थी। अब 60 KB की पे आपके पास मेमोरी तो खाली है लेकिन वो अलग अलग जगह पे है, वो कॉन्टिग्यूअस नहीं, कॉन्टिग्यूअस है, नॉन कॉन्टिग्यूअस नहीं है, मतलब एक अलग अलग जगह पे पड़ी है। तो हम किस तरीके से इसको देंगे, ठीक है। एज इन सोनो इमेज रिमेनिंग 1 MB स्पेस, यहाँ पर आप डायग्राम से देखो भी अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम थ्योरी पे चलेंगे। अब यहाँ पर देखो ये आपकी फिक्स पार्टीशनिंग है, तो सपोज करो यहाँ पे जैसे ये 4 KB का ब्लॉक है, ये 4 KB का, ये 4 KB का, 4 KB का, तो आपके पास 4 प्रोसेस आई हैं लेकिन चारों की चारों 3-3 MB की है, ठीक है। तो मैंने सबको लोकेट करवा दिया लेकिन एक एक MB है वो सारी आपके पास खाली पड़ी है, ठीक है। तो एक एक MB मिला के आपके पास अनयूज स्पेस हो गया 4 KB। पांचवी प्रोसेस आई 4 MB की लेकिन वो
सब जगह वो कहीं कहीं पर पड़ी है, कॉन्टिग्यूअस है, तो इस वजह से जो है हम उसको अलोकेट नहीं कर सकते। अगर वो एक साथ होती तो हम जो है P5 को दे देते। तो समझ में आया, इस तरह की जो मेमोरी होती है वो आपकी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है, हाँ जी। अब थोड़ा पीछे चलो भाई। हाँ जी, एक्सटर्नल पढ़ लिया। अब देखो लिमिटेशन ऑफ द साइज ऑफ प्रोसेस। लिमिटेशन क्या होता है साइज ऑफ प्रोसेस का? द प्रोसेस साइज इज लार्जर देन द साइज ऑफ मैक्सिमम साइज पार्टीशन, देन द प्रोसेस कैन नॉट बी लोडेड into the memory. Therefore a limitation can be imposed on the process size that it cannot be larger than the size of the largest partition. ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आर सिंपली मीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी लोडेड इनटू द मेमोरी एट द सेम टाइम. In fixed partitioning, the degree of multiprogramming is fixed and very less due to the fact of the size of the partition cannot be varied according to the size of process. डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग वही होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस को हम लोड करवा सके कहाँ पर भी, मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो डायग्राम समझ में आ गया भाई, डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में। तो इंटरनल में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस वर्सेस अलोकेटेड, मतलब जो हमने अलोकेट करवाया है और उसके कंपैरिजन में जो जगह थी वो जो है जो प्रोसेस का साइज जो है वो कम है। ठीक है, तो ये आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। और यहाँ पर जो आपका देयर आर स्मॉल एंड नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स, मतलब अलग अलग जगह पड़े हैं, एक साथ नहीं है। इसकी वजह से जो असाइन है एनी प्रोसेस, हम किसी दूसरी प्रोसेस को असाइन नहीं कर सकते। अब मेमोरी ब्लॉक का साइज, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर व्हेन अलॉटेड मेमोरी ब्लॉक आर फिक्स साइज। ठीक है, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन व्हेन अलॉटेड मेमोरी ब्लॉक आर ऑफ वेराइंग साइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइज जो है वो आपका वेरी कर रहा है। Internal fragmentation occur when a process needs more space than the size of allotted memory block or use lesser space. ठीक है, और एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन अकर व्हेन अ प्रोसेस इज रिमूव फ्रॉम द मेन मेमोरी। इसका सॉल्यूशन क्या है भाई इंटरनल का? इंटरनल का सॉल्यूशन है बेस्ट फिट। तो ये जो है एल्गोरिथम है भाई, जो अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, मेमोरी में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। ठीक है, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल है बेस्ट, और यहाँ पर है आपका एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी को रिमूव करवाने के लिए आप कॉम्पेक्शन का यूज़ करवाते हो। किसका यूज़ करवाते हो? कॉम्पेक्शन का। ठीक है, अभी हम कॉम्पेक्शन को भी देखेंगे। एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर व्हेन पेजिंग इज एम्प्लॉयड। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब पेजिंग एम्प्लॉयड होती है, एक्सटर्नल तब होता है जब सेगमेंटेशन एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, अब देखो डायनामिक पार्टीशनिंग क्या होती है। हाँ जी, आ जाओ यहाँ पे। हाँ जी, डायनामिक पार्टीशनिंग क्या होती है? डायनामिक पार्टीशनिंग ट्राइज टू ओवरकम द प्रॉब्लम कोज्ड बाय फिक्स पार्टीशनिंग। इन दिस टेक्निक द पार्टीशन साइज इज नॉट डिक्लेयर्ड इनिशियली, इट इज डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रोसेस लोडिंग. The first partition is reserved for the operating system and the remaining space is divided into parts. The size of each partition will be equal to the size of the process. The partition size varies according to the need of the process so that the internal fragmentation can be avoided. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पार्टीशन है। अब यहाँ पर प्रोसेस साइज और पार्टीशन का साइज जो है वो बराबर है, क्योंकि ये वेरिएबल है, मतलब जितनी प्रोसेस को डिमांड होगी उतना साइज हम इसको दे देंगे। ठीक है, अब प्रोसेस P1 आई 5 MB की। ठीक है, फिर प्रोसेस P2 आई 2 MB की, फिर प्रोसेस P3 आई 3 MB की, फिर प्रोसेस P4 आई 4 MB की। तो उस तरीके से जो है हमने जो है इनको साइज दे दिया। अब यहाँ पर देखो डायनामिक पार्टीशनिंग की जो है एडवांटेज क्या होगी कि यहाँ पर जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है यहाँ पर आपका नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर हम पहले से ही ब्लॉक को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जो है वो ब्लॉक को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस का साइज और ब्लॉक का पार्टीशन का साइज जो है वो यहाँ पर बराबर है। लेकिन फिक्स में हम पहले ही फिक्स कर रहे थे कि पूरे के पूरे को हमने 4-4 KB में, 2-2 KB में इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो नो लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस, यहाँ पर साइज ऑफ द प्रोसेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब फिक्स पार्टीशनिंग नहीं है, साइज ग्रेटर देन द साइज ऑफ लार्जेस्ट पार्टीशनिंग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डायनामिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, देयर विल बी एनी यूज स्पेस इन द पार्टीशन, हैंस मोर प्रोसेस कैन बी लोडेड इन द मेमोरी। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पर ये है कि कोई छोटी प्रोसेस आ रही है, कोई बड़ी प्रोसेस आ रही है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को हम जो है लोड करवा पा रहे हैं, क्योंकि फिक्स में तो आपका जो इंटरनली जो है कुछ ना कुछ मेमोरी वेस्ट ही हो रही थी। ठीक है, इस वजह से।
अब डिसएडवांटेज क्या होंगी? अब भाई डायनामिक पार्टीशनिंग की एडवांटेज है तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होंगी। तो डिसएडवांटेज क्या होंगी भाई? एडवांस ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन डज नॉट मीन दैट देयर विल नॉट बी एक्सटर्नल फ्रेगमेंट। मतलब यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो रिमूव हो गई, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर रिमूव नहीं हुआ। लेट कंसीडर 3 प्रोसेस P1 इज 1 MB, P2 is 3 MB, and P3 is 1 MB being loaded in the prospective partition of the main memory. P1 and P3 are got completed and their assigned space is freed. अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे सपोज करो P1 और P3 ने जो अपना काम किया और ख़त्म कर दिया प्रोसेस को, मतलब एग्जीक्यूट हो गई, और जैसे ही वो लेफ्ट करेंगी, जैसे ही वो ब्लॉक को लेफ्ट करेंगी तो दूसरी प्रोसेस जो है क्या पता 2 MB की आ जाए, तो एक MB यहाँ खाली पड़ी, 1 MB यहाँ खाली पड़ी है। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी कहाँ क्या कौन सी हो जाएगी भी? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने पहले एग्जाम्पल देखा था। तो सपोज करो यहाँ पर P1 कंप्लीट हो गई, P3 कंप्लीट हो गई, तो P1 कंप्लीट हुई 5 MB फ्री हो गया, और P3 कंप्लीट हुई तो 3 MB फ्री हो गया। अब एक और प्रोसेस आई P5 जो कि 8 MB की थी, तो क्या आप इसको अलोकेट करवा सकते हो? नहीं करवा सकते, क्योंकि 5 MB यहाँ फ्री है, 3 MB यहाँ फ्री है, लेकिन ये नॉन कंटिन्यूस फैशन में है, कंटिन्यूस फैशन में नहीं है, तो इस वजह से हम इसको अलोकेट नहीं करवा सकते। तो डायनामिक पार्टीशनिंग में आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को तो रिमूव करवा देते हो, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिमूव नहीं करवा पाते। हाँ जी, अब देखो व्हाट इज कॉम्पेक्शन। कॉम्पेक्शन क्या होता है? ठीक है, कॉम्पेक्शन अभी हम पढ़ेंगे। कॉम्पेक्शन आप यूज करते हो ताकि आप एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को क्या करवा सको? रिमूव करवा सकते हो। ये टेक्निक है जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज करते हो? नहीं, पेजिंग के लिए नहीं। ओवरकमिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप यूज करते हो कॉम्पेक्शन का। ठीक है, हाँ जी। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द पेज टेबल फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पेज टेबल को मेंटेन करता है। किसके लिए पेज टेबल को मेंटेन करेगा? प्रोसेस के लिए, थ्रेड के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, एड्रेस के लिए। तो मैंने आपको बताया था हर एक प्रोसेस की अपनी क्या होती है? पेज टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज करते, मतलब हर एक प्रोसेस की क्या होगी? अपनी पेज टेबल होगी। नेक्स्ट देखो, मेमोरी बफर यूज्ड टू अकोमोडेट स्पीड डिफरेंशियल इज कॉल्ड। मेमोरी बफर की जो स्पीड है वो किसके थ्रू जो है डिफरेंशियल होती है, अलग अलग होती है? स्टैक पॉइंटर, कैशे, एक्यूमुलेटर या डिस्क बफर। तो ये होती है आपकी कैशे की वजह से। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। सीपीयू के थ्रू कौन सा एड्रेस जनरेट किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था सीपीयू के पास आपका कौन सा एड्रेस था? लॉजिकल। तो लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट किया जाता है सीपीयू के थ्रू, और फिजिकल मेमोरी के थ्रू एड्रेस जनरेट किया जाता है फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय। रन टाइम मैपिंग जो है वर्चुअल यानी कि लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस की जो मैपिंग है वो कौन करवाता है? एमएमयू यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जहाँ पर आप स्टोर और रिट्रीव करवा रहे हो सेकेंडरी स्टोरेज, जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो मेन मेमोरी को, उसको आप क्या कहोगे? उसको आप पेजिंग कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, सॉरी क्या आ जाएगा? पेजिंग ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोग्राम ऑलवेज डील विद। प्रोग्राम जो है वो हमेशा किससे डील करता है? लॉजिकल से, एब्सोल्यूट से, फिजिकल से, या रिलेटिव एड्रेस से? प्रोग्राम जो है वो आपका लॉजिकल एड्रेस से जो है डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंक्रीजिंग द रैम ऑफ द कंप्यूटर टिपिकली इंप्रूव परफॉर्मेंस बिकॉज। अगर हम रैम के साइज को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज, लार्जर रैम आर फास्टर, फीवर पेज फॉल्ट, फीवर सेगमेंट है। तो ऑब्वियसली अगर आप रैम के साइज को इंक्रीज कर दोगे तो पेज फॉल्ट जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, पेज फॉल्ट आपके क्या होंगे भाई? कम होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्चुअल मेमोरीज। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूजन होती है लार्ज मेमोरी का, मतलब एक हमारे माइंड में होता है कि बहुत बड़ी मेमोरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। हाँ जी, कॉम्पेक्शन क्या होता है? कॉम्पेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी जो है हम कल देखेंगे। यानी कि आपका जो नॉन कंटिग्यूअस है जिसमें पेजिंग और सेगमेंटेशन है उसको हम कल देखेंगे। आज हम कॉम्पेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर पेजिंग एंड सेगमेंटेशन कल देखेंगे, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो परसों करेंगे। ठीक है, हाँ जी। कॉम्पेक्शन क्या करता है? एक टेक्निक होती है जो सेपरेट करवाता है लोकेटेड मेमोरी एंड फ्री मेमोरी। मतलब जैसे ये लोकेटेड मेमोरी है इसको एक जगह रख देगा, और जो फ्री मेमोरी है उसको एक साथ करवा देगा। ठीक है, तो कॉम्पेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो फ्री मेमोरी और एलोकेटेड मेमोरी को अलग अलग करवाता है। तो ये एलोकेटेड मेमोरी थी, ये फ्री मेमोरी थी, तो इसने क्या किया? इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, क्लियर आया समझ से? डायग्राम से वी गोट टू नो दैट द डायनामिक पार्टीशनिंग सफर फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, हाउएवर दिस कैन कॉज सम सीरियस प्रॉब्लम। To avoid compaction, we need to change the rule which says that the process cannot be stored in the different place in the memory. ठीक है,
हाँ जी, यहाँ पर आ जाओ। बाई अप्लाइंग दिस टेक्निक वी कैन स्टोर द बिगर प्रोसेस इन द मेमोरी, द फ्री पार्टीशन आर मैनेज मर्ज्ड विच कैन नाउ बी अलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रोसेस। दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड डीफ्रेगमेंटेशन। तो इस टेक्निक को आप क्या बोलोगे? डीफ्रेगमेंटेशन। हाँ जी, अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी कॉम्पेक्शन के साथ, आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी? अब कॉम्पेक्शन आप कर रहे हो तो कॉम्पेक्शन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम अक्कर होगी ना। तो एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड इन द केस ऑफ कॉम्पेक्शन। जो एफिशिएंसी है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ड्यू टू फैक्ट ऑफ दैट ऑल द फ्री स्पेसेस विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेवरल प्लेसेस टू द सिंगल प्लेस। ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इज इन्वेस्टेड फ्रॉम द प्रोसीजर एंड द सीपीयू विल remain idle for all this time. Despite of the fact that the compaction avoids external fragmentation, it makes system inefficient। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। ये आपका जैसे यहाँ पर फ्री स्पेस है, यहाँ पे आपका लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे फ्री स्पेस है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब हम क्या करें, फ्री स्पेस और लोकेटेड स्पेस को अलग अलग करें हैं, तो प्रोसेस जो है यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, मतलब ऊपर नीचे करने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है, जिससे आपका सीपीयू जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप मेमोरी को शिफ्ट करवा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, जिसको करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इज इन्वेस्टेड द प्रोसीजर और एंड, मतलब यहाँ पर जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है भाई यही वाला प्रोसीजर फॉलो करने में, फ्री मेमोरी को ऊपर ले जाने में, लोकेटेड को नीचे लाने में, जिससे जो सीपीयू है वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल हो जाएगा। और ये जो है हम कभी भी नहीं चाहते कि सीपीयू जो है वो आपका आइडल बैठे, खाली बैठे। डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंपैक्शन अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कंपैक्शन जो है वो आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर तो कर देता है, लेकिन ये आपका इनएफिशिएंट मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो सीपीयू है वो खाली बैठ गया, और खाली बैठना जो है वो आपका एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप कॉम्पैक्शन को यूज़ नहीं करते। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से जो है आपका होता है ख़त्म कॉम्पैक्शन। ठीक है, आई होप आपको जो है कॉम्पैक्शन अच्छे से समझ में आएगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी, और नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी में हम पढ़ेंगे पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। क्या पढ़ेंगे? पेजिंग और सेगमेंटेशन करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। सभी बच्चों के डाउट जो हम एक दिन बोर्ड पर ले लेंगे और उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो सके। जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस की से पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के साथ आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।